नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आप लोगों के लिए देखिए, आपको पता हो गया होगा कि आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और आशा करते हैं कि आप लोग उसमें का सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे और सबका आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। और उसी के दौर में मैं आपके लिए ला दिया हूँ साइंस का जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ दोस्तों, सब लोग ऑब्जेक्टिव कराते हैं लेकिन सब्जेक्टिव को नहीं कराते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का जो मॉडल पेपर आया था, एक में ही आता है, साइंस में आता है, तो सभी का आंसर मैंने 1 बाय 1 आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इन सभी क्वेश्चनों को, ताकि आपके दोस्त को भी इन सभी क्वेश्चनों को याद कर ले। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लघु स्तरीय प्रश्न दिया गया है। इसमें लघु स्तरीय प्रश्न फिजिक्स का सेट है, ये लघु स्तरीय प्रश्न है। देखिए, आप लोगों को परीक्षा में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु स्तरीय है। इनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आप लोगों के लिए निर्धारित है। और आपको पता होगा कि आप लोगों के मॉडल पेपर से आप लोगों का 20 से 30% क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आप लोगों को मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडल पेपर का जरूरी करना, इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में रहते हैं। इन 2 नंबरिया में से तो कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोगों के मुख्य एग्जाम में होगा ही। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। रेलवे का जो सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो बहुत ही ईजी लिखा है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आंसर क्या कहता है कि लाल रंग का उपयोग इसकी उच्च दृश्यता और खतरे या सावधानी को संकेत देने के लिए किया जाता है। यानी लाल रंग का जो उपयोग होता है वो अधिक दिखाई देने का और खतरे या सावधानी के संकेत देने के लिए किया जाता है। यह सबसे लंबे वेवलेंथ वाला कलर है। यानी इस कलर का ये जो रंग है इसका वेवलेंथ बहुत अधिक होता है, यानी तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जो वातावरण में यानी कुहासा हो या तूफान चल रहा हो उसमें इसको दूर से ही देखा जा सकता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ये हो गया आप लोगों का पहले सवाल का आंसर। देखिए, अब दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या कारण है। हीरा में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके क्या कारण होते हैं। तो देखिए, आंसर क्या है कि हीरे का उच्च अपवर्तनांक और प्रकाश की उचित कोण से प्रवेश करने की स्थिति पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। यानी हीरा को हम लोग ऐसे तराशते हैं कि उसका अपवर्तनांक ऊंच हो और प्रकाश की जो उसमें प्रवेश करे वो एक उचित कोण से हो, इसलिए इसके कारण ही उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और वो बहुत अधिक चमकीला होता है। देखिए, अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या है कि फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। फ्यूज के तार के प्रमुख 3 विशेषताओं को लिखे। ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता क्या है कि फ्यूज तार कम गलनांक धातु से बना होता है। फ्यूज का जो तार होता है वो कम गलनांक धातु से बना होता है। ये हो गया प्रथम मुख्य विशेषता। और जो सेकंड है वो है कि यह विद्युत सर्किट में अधिक करंट को रोकने का कार्य करता है। यानी जो विद्युत सर्किट में अधिक करंट फ्लो करेगा उसको ये रोक देगा। अगला है कि यह ओवरलोड से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है। ये 3 कारण हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं कि फ्यूज तार को हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये 2 और विशेषता हो गया। आपको जो आसान लगे वो आप लोग लिख देंगे। आप लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि जो आप लोगों का क्वेश्चन चेक करेगा उसको समझ में आ जाए कि हाँ, विद्यार्थी को पता है कि फ्यूज का तार के प्रमुख 3 विशेषता क्या है। अब देखिए, आप लोगों का जो अगला सवाल है वो बोल रहा है कि दक्षिण हस्त के अंगूठा नियम को लिखे। तो दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम आपको लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दक्षिण नियम के हस्त नियम क्या कहता है कि यदि दाहिने हाथ की जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा दिखाए तो चारों अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ये हो गया आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अब 5वां क्वेश्चन है कि पशु गोबर और जैव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ हैं। इसके क्या लाभ है कि पशु का जो गोबर होता है और जैव अपशिष्ट से जो बायोगैस प्राप्त करते हैं उसके लाभ क्या है। तो इसके लाभ आप लोग बहुत इजी हैं। यह स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा का स्रोत है, यानी इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। और देखिए, दूसरा जो विशेषता है लाभ है कि जैव अपशिष्ट का पुनः उपयोग हो जाता है। यानी जो बायोगैस प्राप्त होगा उसके बाद इसका खादर का उपयोग हो सकता है। और अगला जो लाभ है वो
पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। इससे ना तो वायु प्रदूषण होता है और ना ही मिट्टी प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। देखिए अगला जो 6 नंबर सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम का संयोजन क्यों नहीं किया जाता है, यानी जो घरों में तारों का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम में क्यों होता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं होता है। तो इसके पर्पस, इसके पीछे का कारण क्या है कि श्रृंखला परिपथ में यानी श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक उपकरण कोई खराब हो जाए तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है, यानी पूरा जो परिपथ में करंट फ्लो होता है वो पूरा रुक जाता है। इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। यह सुरक्षित और व्यवहारिक नहीं है, यानी इसका उपयोग नहीं होता है और यह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक का कट जाएगा लाइन तो सभी घरों में जो बल्ब होगा सब बंद हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एक बल्ब फ्यूज हो जाने के बावजूद भी हमें और सब बल्ब जलते हुए रहेंगे। देखिए अब अगला सवाल क्या है, 7 नंबर है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फ़ायदे हैं। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फ़ायदे हैं, तो यह नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है, यानी यह एक नवीकरणीय यानी कभी यह समाप्त नहीं होगा। अगला है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है और लागत भी कम होती है, यानी प्रदूषण कम होता है और खर्च भी कम होता है। अगला सवाल है कि ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। जो ज्वार से उत्पन्न, समुद्रों में ज्वार उठता है उसके कारण ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो आप लोग को पता होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा की गति से उत्पन्न होती है जो ज्वारीय ऊर्जा होती है, यानी जब ज्वार बढ़ता है तो ऊंचाई का उपयोग करके टरबाइन घुमाया जाता है और फिर जो घटता है उसका उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है और इसी कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हो गया आप लोगों का 2 नंबरिया क्वेश्चन, यानी इनमें से 8 में से आप लोगों को 4 का आंसर देना है, जो कि बहुत इजी है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लोगों का प्रश्न देखिए पढ़ लीजिए कि प्रश्न 9 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है और उसके लिए आप लोगों को 6 अंक मिलेगा। तो देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाए, यानी किरण आरेख बनाना है। इसमें आप लोग किरण आलेख नहीं बनाएंगे तो आप लोग को नंबर कम मिल सकता है। तो इसलिए आपको जहां बोले कि किरण आलेख की मदद से समझाइए और सचित्र वर्णन करें तो आप लोग वहां अवश्य चित्र बनाएंगे और आलेख बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस बोल रहा है, तो सबसे पहले उत्तल लेंस लिख दिए। तो इसका मुख्य फोकस देखिए पढ़ लीजिए कि जब एक किरण उत्तल लेंस के समांतर आती है और यह लेंस के दूसरी तरफ फोकस बिंदु पर मिलती है तो इसे प्रथम फोकस F1 कहते हैं। ये हो गया इसका डायग्राम। और देखिए जब द्वितीय फोकस है, जब कोई किरण लेंस दूसरी तरफ से आती है और फोकस से गुजरती है तो वह समांतर हो जाती है, तो इसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, आप लोग डायग्राम देख लीजिएगा। डायग्राम एकदम आप लोग एग्जाम में बनाकर ही छोड़िएगा, ऐसे मत छोड़िएगा। देखिए अब अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस क्या बोल रहा है कि समांतर किरणें अवतल लेंस से गुजरने के बाद इस प्रकार मुड़ती है कि वे पीछे के और फोकस बिंदु F1 पर मिलती है, यानी वहीं हो जाएगा उसका प्रथम मुख्य फोकस। देखिए ये हो गया इसका डायग्राम। डायग्राम मैंने आप लोगों को दे दिया है, बता दिया है, क्योंकि डायग्राम आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अगला क्या है कि यदि यानी द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, यदि किरण लेंस के दूसरी तरफ से यानी किरण अवतल लेंस के दूसरी तरफ से फोकस से आती है तो वह लेंस से गुजरकर समांतर हो जाती है, यानी जो मुख्य फोकस से जाएगी तो टकराकर वो समांतर हो जाएगी। यही है इसका द्वितीय मुख्य फोकस। अगला है देखिए डायनेमो पूछा है कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के सहारे वर्णन करें, यानी डायनेमो बताना है कि क्या है और सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है और क्रिया क्या है, कैसे काम करता है, स्वच्छ चित्र बनाना है, यानी साफ सुथरा आप लोगों को एक चित्र बनाना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि डायनेमो का परिचय, उसके बाद लिखेंगे कि डायनेमो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या है, डायनेमो एक डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब देखिए सिद्धांत पूछा है, इसका सिद्धांत, तो सिद्धांत लिख दिया गया है। तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह हो गया इसका सिद्धांत, इसका सिद्धांत हो गया। अब सबसे पहले इसका एक स्वच्छ चित्र बना लेते हैं। तो ये हो गया डायनेमो का एक स्वच्छ चित्र। ये हो गया आप लोगों का चुंबक, हो गया ये नॉर्थ और साउथ। देखिए यहाँ पर हो गया आप लोगों का ये चुंबक, इसके सहारे एक चुंबक को सटा देते हैं। उसके बाद एक इसको बोलते हैं आर्मेचर, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में आर्मेचर शुरू से लेकर अंत तक होता है। तो अगर आर्मेचर देखिए हो गया, और ये हो गया आप लोगों का ब्रश, ये हो गया आप लोगों का ब्रश हो गया।
ये ब्रश हो गया, और ये जो ब्रश होता है वो कार्बन का लगाया गया होता है। और देखिए ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो देखिए ये इसमें नीचे कार्य लिखा गया है कि कैसे कार्य करता है। देखिए लिखा गया है कि इसमें विद्युत रोधित तांबे के तार की कुंडली ए बी, यानी देखिए इसमें ए बी कौन सी है, ए है ये और ये है बी, यानी ये एक कुंडली है जिसे हम लोग नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी रहती है। नरम लोहा के ये एक क्रोड होता है, उसी पर लिपटा रहता है। आप लोग मोटर को खोल कर देख लीजिएगा, एक तांबे की तार की कुंडली होती है जो कि नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी रहती है। इसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। यानी जो ये आपको पूरा सेट दिख रहा है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद बोला इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक NS, जिसे क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट कहते हैं। ये हो गया आप लोग का एक शक्तिशाली चुंबक, ये और ये हो गया शक्तिशाली चुंबक। के ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। यानी जो जनरेटर का इंजन होता है इसके माध्यम से इसको आर्मेचर को तेजी से राउंड कराया जाता है, यानी घुमाया जाता है। कुंडली के तार के दोनों छोर तांबा के विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग के दोनों अर्ध यानी हेल्प्स C1 और C2 से जुड़े होते हैं। यानी जो ये C1 ये हो गया और ये हो गया, ये C1 और C2 है जो कि विभक्त वलय है, यानी आधा आधा वलय है, इससे जुड़ा होता है। और ये B1 B2 ये मैंने आपको बताया कि ये ब्रश है, ये और ये B1 B2 एक ब्रश है जिससे जुड़े होते हैं। ब्रश इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधित स्थिति को ठीक पार करती है तो विभक्त वलय प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के ही बिंदु पर होते हैं। यानी जैसे ये एक राउंड करेगी इस यहाँ का ब्रश, यानी इसमें से ये वाला जो वलय होगा अब इस ब्रश से जुड़ जाएगा और ये जो ब्रश होगा वो इस वलय से जुड़ जाएगा। ऐसे ही होता है। इस प्रकार विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर कहते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है कि कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु P एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोध R, यानी चित्र में आपको दिखाया गया है कि प्रतिरोध जो R है, P और Q के बीच प्रतिरोध ये R है, यानी R ये प्रतिरोध हो गया और P और Q के बीच ये है, यहीं से उत्पन्न होता है। लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट, और इस जनित्र को डायनेमो यानी दिष्ट धारा जनित कहते हैं। यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। यही हो गया। ये इतना आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों को मैं कंफर्म कहता हूँ कि आप लोगों को 5 नंबर कोई भी दे देगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट है आप लोगों का केमिस्ट्री है अब आप लोगों का अगला सब्जेक्ट, और इसमें है लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। यानी देखिए प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न संख्या 1 है कि उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया नाम में ही आंसर है। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के बाद अवक्षेपण बनता है। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया में 2 विलयनों को मिलाने पर अघुलनशील ठोस यानी अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण यानी NaCl नमक और AgNO3 का जो अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है और NaNO3 बनता है। यानी ये एक अवक्षेप बन गया। तो एक एग्जाम्पल हो गया यानी एक उदाहरण हो गया, और यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन हो गया। इतना आप लोग लिख लेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग का जो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12 वो है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। यानी डॉक्टर आपको सलाह क्यों देते हैं कि जिस नमक में आयोडीन है उसी का आप लोग उपयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग गले में होने वाले घेंघा रोग से बचाव करता है। यानी जो हम लोगों को घेंघा रोग होता है उससे आयोडीन सुरक्षा बचाव करता है। यह थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यानी थायराइड हार्मोन आयोडीन के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। देखिए अगला सवाल है कि मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। यानी मनुष्य के जो पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है वो कैसे कार्य करता है उसको वर्णन करना है। तो देखिए कैसे वर्णन यहाँ पर किया गया है कि HCl पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। यानी जो गलाने के लिए भोजन को गलाने के लिए आवश्यक होता है वहीं प्रदान करता है। यह पाचन एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह जो पाचन एंजाइम
पेप्सिन होता है उसी को सक्रिय करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। प्रश्न संख्या 14 है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच एक अंतर को लिखना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच जब एकल बंध होता है तो उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त उदाहरण एक दिया गया है कि उदाहरण के लिए CH4 यानी मीथेन जो है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एथीन जो होता है वो C2H4 होता है, वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगला है कि संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें उदाहरण के साथ। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर दिया गया है CaO प्लस H2O मिलकर CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा बनता है, यानी यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। यह हो गया कि आप लोग को संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित हो गया और उदाहरण के साथ। अगला है कि सिरका क्या है, इसका उपयोग को बताए। तो सिरका एक एसिटिक अम्ल को कहते हैं, जब इसमें पानी मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग सिरका बोलते हैं, यानी एसिटिक अम्ल का पतला विलयन है। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का पतला विलयन है और इसका उपयोग है कि भोजन संरक्षण के रूप में किया जाता है और सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाएं। तो एस्टर का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के बीच होता है। तो एस्टर का जो एस्टरीकरण का इसी को हम लोग एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो समीकरण यहाँ पर दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पर CH3COOH प्लस C2H5OH है, ये मिलकर बना रहा है CH3COOC2H5 प्लस H2O, इसी को हम लोग एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अगला है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो ड्रिप सिंचाई एक जल संरक्षण तकनीक है, इसमें पानी की बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। अब इसके बाद आप लोगों का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद है आप लोगों का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है, उदाहरण के साथ उल्लेख करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि रासायनिक बंधन क्या है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु एक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में संयोजित होते हैं तो उनके बीच बनने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है। यानी रासायनिक बंधन ऐसा बंधन होता है जो परमाणुओं को एक साथ बांधने का कार्य करता है। यह बंधन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से भी बन सकता है और दान करने से भी बन सकता है या ग्रहण करने से भी बनता है। रासायनिक बंधन के कारण यौगिक अस्थायी और ऊर्जा के निम्न स्तर पर आ जाते हैं। यानी रासायनिक बंधन बना करके कोई यौगिक अस्थायी हो जाता है। रासायनिक बंधन फिर पूछ रहा है, देखिए यह कितने प्रकार का होता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसको पूरा लिखना होता है कि कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है और वो उसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। तो रासायनिक बंधन के प्रकार, रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आयनिक बंधन, फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करता है और दोनों आयन के रूप में अस्थायित्व प्राप्त करते हैं तो उनके बीच आयनिक बंधन बनता है। जैसे देख लीजिए उदाहरण के लिए है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और वहीं क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जिसके फलस्वरूप Na प्लस और Cl माइनस बना, यानी यह एक आयनिक बंधन है। आयनिक बंधन ये है एक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो सहसंयोजक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो सहसंयोजक बंध बनता है। तो जैसे H2O हो गया, तो H2O ऑक्सीजन के पास एक इधर बचेगा और एक इधर, तो हाइड्रोजन अपना एक परमाणु दे करके इसे साझा कर लेगा और ऑक्सीजन भी अपना एक परमाणु दे करके साझा कर लेगा इधर से। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। और तीसरा जो है वो है धात्विक बंध यानी मेटालिक बॉन्ड। यह बंधन धातुओं में पाया जाता है जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणुओं को चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन समुद्र बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सी बनाते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा एक ऐसे हो गया और चारों ओर इसके एक इलेक्ट्रॉन सी होता है, जैसे कॉपर भी हो गया। अब देखिए 20 नंबर सवाल क्या है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य
क्यों होती है? तो देखिए आंसर आप लोग को यहाँ पर लिखा गया कि कार्बन के विलक्षण गुण। कार्बन के विलक्षण गुण, कार्बन देखिए दिया गया है कि कार्बन तत्वों की आवर्त सारणी के चौथे समूह का मुख्य सदस्य है। चौथे समूह का मुख्य सदस्य है और इसके कुछ अद्वितीय गुण इसे अन्य तत्वों से अलग बनाते हैं। और क्या है इसके अद्वितीय गुण? तो ये है एक सहसंयोजकता बॉन्ड बना होता है, यानी यह किसी परमाणु से एक सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। कार्बन में स्वयं के साथ लंबे श्रृंखला बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कार्बन एक लंबे श्रृंखला तक बनते जाता है। जैसे हो गया हीरा हो गया, फिर से जो पेंसिल में रहता है वो हो गया। देखिए कार्बन, और अगला है कि यह क्षमता अन्य तत्वों में सीमित होती है। जो कार्बन के पास होता है वो अन्य तत्वों में सीमित होती है, यानी लिमिटेड होती है, और कार्बन के पास अनलिमिटेड होती है। कार्बन कार्बन बंध मजबूती से बंधन स्थिर होता है, यह मजबूत और स्थिर होता है। अगला है कि बहुरूपता यानी टेट्रावैलेंसी। कार्बन के परमाणु में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बना सकता है, जिसके कारण यह अधिक अस्थायी हो जाता है। इस गुण के कारण कार्बन कई प्रकार के जटिल यौगिक बनाते हैं। अगला इसके बाद जो इसके पास अद्वितीय गुण है वो सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या है कि कार्बन अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है जो यौगिकों में स्थिरता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए क्या है आइसोमर्स का निर्माण। आइसोमर्स का निर्माण, तो कार्बन से बने यौगिक विभिन्न आइसोमर्स बना सकते हैं, यानी एक ही आणविक सूत्र के बावजूद उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। आइसोमर्स क्या है कि जब आणविक सूत्र समान होते हैं और उनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। अगला है कि हेटेरो अणु का निर्माण की क्षमता। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन के साथ आदि के साथ मिलकर असंख्य प्रकार के यौगिक बना सकता है। जब CN बनेगा, फिर से CH4 बनेगा, CO2 बनेगा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरो अणु का निर्माण। उसके बाद इसके असंख्य संख्या के कारण क्या है? कार्बन यौगिकों की असंख्य संख्या के कारण क्या है? तो फर्स्ट है कि सहसंयोजकता, यानी कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ सीधे शाखित और चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। यह गुण इसे असंख्य यौगिक बनाने में सक्षम बनाता है। उसके बाद है कि आइसोमेरिज्म है, यानी कार्बन यौगिकों में संरचनात्मक आइसोमर्स और ज्यामितीय आइसोमर्स की संख्या अत्यधिक होती है। वही बात है जो यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर है वही बात वहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद है कि एकाधिक बंध बनाने की क्षमता, यानी एक से अधिक बंधन बनाने की क्षमता। कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, वो डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब एकल बॉन्ड CC1 के बीच बनता है तो एथेन बनता है, जब डबल बॉन्ड बनता है तो C2 के यानी एथीन बनता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एथाइन बनता है। और चौथा जो गुण है वो प्राकृतिक और कृत्रिम संश्लेषण है, यानी कार्बन के यौगिकों का निर्माण जैविक प्रक्रियाओं जैसे पौधों द्वारा ग्लूकोज का निर्माण और मानव निर्मित प्रक्रियाओं जैसे प्लास्टिक दोनों में होता है। इसी कारण इसकी संख्या असंख्य है। और पांचवा है कि कार्बन के बंधों की मजबूती। कार्बन के बंध मजबूत होते हैं जिससे इसके यौगिक अधिक स्थिर और विविध स्टेबल होते हैं और विविध होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, एस्टर और कीटोन और अन्य यौगिकों का निर्माण करता है। ये हो गया आप लोगों का केमिस्ट्री के 5 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी के तरफ, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के तरफ। बायोलॉजी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबरिया क्वेश्चन है, देख लिए पढ़ लीजिए कि 21 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट का भी ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएं कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है और क्या क्या उसका सोल्यूशन होने वाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का भी बता दे तो कमेंट बॉक्स में आप उससे भी बता सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सवाल क्या है, 21 नंबर सवाल क्या है बायोलॉजी का ये फर्स्ट है और ये पूरे आप लोगों का मॉडल पेपर का 21 नंबर सवाल है। पूछ रहा है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका होती है। तो अमाशय में पाचक रस की भूमिका, अमाशय में पाचक रस जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यह प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर सरल रूप में परिवर्तित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और पेप्सिन
के लिए अनुकूल अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। यही हो गया पाचक रस। क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को पाचक रस कहते हैं। यह आमाशय से स्रावित होता है। अगला है कि मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम को लिखना है। तो मुख्य श्वसन अंगों के नाम यहाँ पर नीचे दिया गया है कि मछली का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो गलफड़ होता है, यानी गिल्स होता है। केंचुओं का जो श्वसन अंग होता है वो त्वचा से अपना सांस लेता है। मच्छर का जो होता है वो ट्रैकिया होता है, यानी इसको हम लोग हिंदी में वायु नलिकाएं कहते हैं। और जो मनुष्य का होता है तो आप लोग को पता होगा कि फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग का नाम है। अगला जो सवाल 23 नंबर है कि मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है? रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है? तो मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण ये है कि मनुष्य में रक्त का अर्थ यहाँ पर दिया है कि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक बार फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, यानी ऑक्सीजन उसमें मिलाने के लिए फेफड़ा में जाता है, जिसे फुसफुसीय परिसंचरण कहते हैं। और दूसरी बार शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने के लिए जाता है, जिसे हम लोग शरीर परिसंचरण कहते हैं। इसी को हम लोग रक्त का द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। और देखिए अगला है सवाल कि डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? डायलिसिस क्या है और सिद्धांत क्या है? तो डायलिसिस का सिद्धांत का एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करके रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अतिरिक्त जल को अलग करना है, और यह विसरण और प्रासरण के आधार पर कार्य करता है। यह है डायलिसिस का सिद्धांत। अगला है कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है वो क्या है? तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के 4 कार्य दिए गए हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों को संदेश भेजना और प्राप्त करना। फर्स्ट कार्य ये हो गया। अगला है कि पर्यावरण से संकेतों को संसाधित करना। और जो अगला है कि शरीर के आंदोलनों को और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। और अगला है कि स्मृति, याद रखने की और सोचने की और भावनाओं को क्षमता को प्रबंधन करना, यानी कंट्रोल करना। ये हो गया तंत्रिका तंत्र के कार्य। अगला जो सवाल है 26 नंबर है कि मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखना है। तो जो मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोग है वो 4 यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट है कि सिफिलिस है, अगला है कि गोनोरिया है, थर्ड है कि एड्स रोग होता है, अगला है कि जेनेटिल हार्पिस है। अगला जो सवाल आपका है कि समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? जात अंग देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव का हाथ जो होता है और पक्षी का पंख, इनकी संरचना सामान्य होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मानव अपना हाथ का उपयोग अन्य बहुत सारे कार्य करने के लिए करता है, जैसे खाने के लिए करता है, और वहीं पर पक्षी अपना पंख का कार्य करती है उड़ने के लिए। बाकी इनकी संरचना समान होती है। और समरूप अंग वे होते हैं जिनका कार्य समान होते हैं लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए पक्षी का पंख और तितली का पंख। अगला है जैसे देख लीजिए कार्य समान होता है, दोनों का कार्य होता है उड़ने का कार्य, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होता है। और अगला 28 नंबर है, ये 2 नंबर एक लास्ट सवाल है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे? एक पोषी जीवों के सभी स्तर को समाप्त कर दे तो क्या होगा? तो यदि एक पोषी स्तर के सभी जीव समाप्त हो जाते हैं तो जैविक खाद्य श्रृंखला बाधित हो जाएगी। इससे ऊपरी स्तर के जीव भूख से मर सकते हैं और निचले स्तर के सभी जीव अत्यधिक वृद्धि कर सकते हैं। यह पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बनेगा, यानी पूरा पृथ्वी नहस तहस हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लोगों का लास्ट है। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हम आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आप 2 नंबरिया और 5 नंबरिया का आंसर लाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। प्रश्न संख्या 29 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है? सचित्र समझाए। गिल्स किस में पाया जाता है? तो गिल्स जो है वो मछलियों में पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले गिल्स द्वारा श्वसन का तरीका है, यानी गिल्स रेस्पिरेशन दिया गया है। तो गिल्स जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होती है। इसके अलग अलग स्टेप हैं, जैसे जल का प्रवेश। मछली अपने मुख के द्वारा जल को अंदर लेती है, मुंह से अपने मछली जल को अंदर लेती है, और उसके बाद गिल्स तक जल का प्रवाह।
मुख से जल गिल्स के कक्षों में पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। गिल्स में उपस्थित पतली झिल्लियों पर रक्त वाहिनियाँ होती है। जब जल इन झिल्लियों के संपर्क में आता है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन गिल्स की झिल्लियों के माध्यम से रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त से जल में निकल जाती है। उसके बाद है जल का निष्कासन है। उसके बाद है जल का निष्कासन। गैसों के आदान प्रदान के बाद गिल्स से जल बाहर निकल जाता है। यहाँ पर सचित्र बोला है, देखिए बोला है कि यहाँ पर सचित्र समझा है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर चित्र दिया है। आप लोग चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर चित्र हम यहाँ पर एक स्क्रीन पर कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये है जब इसमें जाती है, ये गिल्स है और यहीं पे आप लोग का श्वसन की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है उसके बाद देख लीजिए इसी में दिया गया है कि गिल्स में काउंटर करंट तंत्र काम करता है। इसमें जल और रक्त विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते रहे, जिसके अधिकतम ऑक्सीजन अवशोषण संभव होता है। इसी कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण जल से हो पाता है। तो और चित्र में यहाँ पर क्या दिया गया है कि मुख द्वारा जल का प्रवेश। सबसे पहले मुख द्वारा, यहाँ पर देखिए मुख द्वारा जल का प्रवेश दिया गया है। उसके बाद गिल्स के झिल्लियों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, ये हो गया गिल्स हो गया, इसके झिल्लियों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान दिया गया है। उसके बाद रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का निष्कासन दिया गया है। उसके बाद जल का निकास, उसके बाद यहाँ पर जल का निकास दिया गया है। अब देखिए लास्ट सवाल क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक दिशा में होता है, अर्थात तो सूर्य से प्रारंभ होकर उत्पादों यानी प्रोड्यूसर और विभिन्न उपभोक्ताओं कस्टमर्स तक यह प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यहाँ पर प्रक्रिया को अच्छे से समझाया गया है कि फर्स्ट है स्रोत, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, यानी सबसे पहले सूर्य से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्राप्त होता है। सूर्य का केवल 1-2% भाग ही उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी जितना 100% मान लीजिए सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधे अवशोषण किए और उसका 1-2% ही उपयोग करते हैं और सारा वे अपने अंदर ही कंज्यूम करके रखते हैं। उसके बाद देखिए जब हरे पौधे और शैवालों सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऊर्जा को भोजन बनाने कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है के रूप में संग्रहण करते हैं। यह संग्रहित ऊर्जा खाद्य श्रृंखला की नींव बनाती है। उसके बाद हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी जीव उत्पादकों को खाते हैं, जैसे गाय बकरी इस सब को खाते हैं, तो ऊर्जा का लगभग 10% ही अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होता है। शेष ऊर्जा जीव के अन्य क्रियाओं के उपयोग में हो जाता है, जैसे गर्मी के रूप में खो जाती है। और फोर्थ स्टेप है कि माध्यमिक यानी तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी कस्टमर्स। माध्यमिक उपभोक्ता जो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, और तृतीय उपभोक्ता अन्य मांसाहारी जीव जैसे शिकारी होते हैं। और हर पोषी स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% स्थानांतरित होता है, और इसी को हम लोग ऊर्जा स्थानांतरण यानी देखिए सवाल क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऐसे ही होता है। पांचवा है अपघटक यानी डिकम्पोजर। मृत पौधों और जानवरों और अपशिष्ट पदार्थों को अपघटक जैसे फफूंद और बैक्टीरिया तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों को मिट्टी में पुनः चक्रित करती है, लेकिन ऊर्जा हानि के साथ होती है। तो ये हो गया आप लोगों का टोटल का आंसर। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सभी क्लास का आंसर बताएं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसा चाहते हैं कि हम सभी का जो सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव है उसका हम आंसर बताएं। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम चाहते हैं अन्य सभी क्वेश्चनों का आंसर। तो मिलते हैं अगले